अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब तो सुबह बहुत ही ज़बरदस्त होना शुरू हो गई हैं क्योंकि बेहतरीन किस्म का मौसम में तब्दीली आ रही है और सब लोग इसको इंजॉय भी कर रहे हैं। मगर इंजॉय इंसान अपनी लाइफ को तब भी कर सकता है अगर कुछ नया करने की आपकी जस्तजू हो। जैसे रोज़ाना की बुनियाद पर मैं आती हूँ, तैयार होती हूँ, आप लोगों के सामने आ जाते हैं, मगर हमारी कोशिश होती है कि सुबह सुबह पाकिस्तान के हर रोज़ जो भी हम चीज़ें आप लोगों के लिए सामने लेकर आएँ वो कुछ डिफरेंट होनी चाहिए ताकि आप लोग भी बोर ना हो सकें, हम लोग भी बोर ना हो और हमें भी अपना काम करते हुए मज़ा आए और आपको भी रोज़ाना हमारा मॉर्निंग शो देखते हुए आप लोग भी इंजॉय कर सकें। नया करने की जस्तजू हमेशा हमारे अंदर मौजूद रहती है और हर वो शख्स जो कामयाब होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, किसी भी चीज़ के लिए वो मेहनत कर रहा है तो उसमें कुछ नया करने की जस्तजू होनी चाहिए। जैसे कि इनोवेशंस की हम बात करते हैं, या अगर इनोवेशंस की मैं बात ना करूँ, सिंपल वर्ड्स में बात करूँ, हम रोज़ाना काम करने के लिए आते हैं या हम रोज़ाना किसी भी एक्टिविटी में मुलविस होते हैं तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि आज यार कुछ डिफरेंट होना चाहिए, आज हमारा दिन कुछ अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर रोज़ाना की बुनियाद पर एक ही चीज़ आपकी होती रहेगी तो आप भी बोर होते रहेंगे, दिन भी बहुत ज़्यादा बुरा गुजरता है और आपको लग रहा होता है कि नहीं यार ज़िंदगी में कुछ भी नया नहीं है। तो तरक्की करने के लिए, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए सब लोगों का बेहद ज़रूरी है कि कुछ नया करने की आपके अंदर जस्तजू हो, आरज़ू हो और आप लोग उसके लिए कोशिश भी कर रहे हो। जैसा कि हम सब लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों के सामने बेहतरीन किस्म का कंटेंट आना चाहिए, बेहतरीन किस्म की चीज़ें आप लोगों के सामने आनी चाहिए, हर रोज़ कुछ नया आप लोगों के सामने होना चाहिए। सीक्वेंस चाहे सेम हो मगर इसके साथ साथ हर सीक्वेंस के अंदर आप लोगों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पे हट के कुछ नया होना चाहिए। यही चीज़ आपको कामयाब कराती है, यही आपकी तरक्की का राज होता है और यही चीज़ें आपको ज़िंदगी में आगे लेकर बढ़ती हैं। तो कोशिश करें कि रोज़ाना एक ही काम चाहे आप करते हैं, कोशिश करें कि वो कुछ नया होना चाहिए, उसमें कुछ नए लोग ऐड होने चाहिए, उसमें कुछ नई बातें होनी चाहिए, कुछ नए एक्शंस होने चाहिए या फिर कुछ ऐसा नया होना चाहिए जो आपको सारा दिन खुश खुर्म रख सकता है। चलिए, सच्ची बात के साथ ही मैं अच्छा सा और बेहतरीन सा मौसम भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मौसम तो भाई बिल्कुल ऐसा हो गया है कि तब्दील ही हो गया है। 2-3 दिन की बारिशें भी हुई हैं और इस तरह मुख्तलिफ शहरों में भी मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, मगर लाहौर शहर में 2 दिन की बारिश ने तो ऐसा महसूस करा दिया कि वाकई हम लोगों को लगता है कि नवंबर का स्टार्ट है और रात भर आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, फ़ैन बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होता है, गर्मी का जोर टूट गया है। तो लाहौर के अंदर जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल मौसम की, आज सारा दिन में कम से कम दर्जा हरारत तो 22 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री तक जाने का इम्कान है और दिन भर मज़ेदार किस्म का मौसम आज लाहौरियों को देखने को मिलेगा। अच्छा, लाहौर के बाद इस्लामाबाद तो वंडरफुल जी, वंडरफुल। मैं यही कहूँगी, इस्लामाबाद में तो इतना हसीन मौसम है, कम से कम दर्जा हरारत जो आज सारा दिन में रहेगा वो तो 21 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री तक जाने का इम्कान है। बेहतरीन किस्म का मौसम है। जिन लोगों को तो आज छुट्टी है, कोशिश करें कि अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो इंजॉय करें अपनी छुट्टी इस्लामाबाद शहर में जाके, क्योंकि बड़ा मज़ेदार किस्म का मौसम है। कराची की अगर बात करूँ तो कराची में पिछले कुछ दिनों से बारिशें चल रही थी, आज का जा रहा है कि बारिश नहीं होगी, मौसम बेहतरीन रहेगा और जो दर्जा हरारत है वो तो कम से कम 28 होगा, मैक्सिमम 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। दिन भर मौसम अच्छा रहेगा और मज़ेदार बात यह है कि आज लोगों ने शुक्राने के नवाफिल अदा करने हैं क्योंकि आज उन्हें पाकिस्तान श्रीलंका का मैच देखने को मिलेगा और मज़ेदार सबसे अच्छी चीज़ कराची के वासियों के लिए यही है। इससे बढ़कर क्या चीज़ होगी? जो लोग क्रिकेट लवर्स हैं और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि पहला वनडे होगा, हम लोग देखने जाएंगे, तो अब वो पुरानी टिकट्स के ऊपर ही आज जाएंगे और जाके ये मैच इंजॉय भी कर सकते हैं। और कराची के बाद पेशावर का रुख करते हैं। पेशावर और कोयटा दोनों ही ज़बरदस्त मौसम है दोनों शहरों में। जो पेशावर की सूरत हाल है, यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत तो 22 रहेगा, मैक्सिमम 31 डिग्री तक जाने का इम्कान है। अच्छा, जिस तरह से मैंने बात की थी कि पेशावर के साथ साथ कोयटा में भी ज़बरदस्त किस्म का मौसम है और कोयटा की सर्दी जैसे स्टार्ट होती है वो तो इंजॉय करने वाली होती है बहुत ज़्यादा। कोयटा में जो इस वक्त दर्जा हरारत है वो तो कम से कम 15 है और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोयटा शहर का मौसम कितना ही ज़बरदस्त है, आप लोग इसको इंजॉय कर सकते हैं।
मौसम में तब्दीली आ रही है, हम लोग इसको एंजॉय करना चाहते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे अनासर होते हैं जिसकी वजह से हम मौसम को एंजॉय नहीं कर सकते। जैसे कल मुझे छुट्टी थी और संडे का डे था, तो हम लोगों ने प्लान किया कि आउटडोर जाना चाहिए, कुछ एंजॉय करना चाहिए, मगर ये सोच के हम लोग अपने घरों में बैठे रहे या फिर उन जगहों से हम लोगों ने अवॉइड किया जहाँ पर हमें महसूस हो रहा था कि मच्छरों की बहुत आत होगी, या हमें महसूस हो रहा था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है या फिर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है। मच्छरों की वजह से हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आजकल पूरे मुल्क में हमें डेंगू जो बुरी तरह से फैल चुका, हम लोगों को अपने हिसार में लेने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बचने के लिए हम लोगों की छुट्टी भी वेस्ट हो जाती है। तो अभी जो डेंगू की सूरत हाल है, करंट में कल भी सुन रही थी, न्यूज़ में बताया जा रहा था 92 वाले चूँकि इसको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, सुबह पाकिस्तान इसको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है और हुक्मरान जो है, हुकूमती जमातें उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको किस तरह से काबू पाया जाएगा। बड़ी ही बुरी किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं पिंडी में स्पेशली और कराची के अंदर तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं डेंगू के। कल भी रिपोर्ट हो रहा था कि 200 से अबव ऐसे मरीज़ हैं जो कि 24 आवर्स के अंदर रिपोर्ट हुए हैं पिंडी शहर में। इसके साथ साथ सिंध के अंदर भी बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। अभी क्या प्लान्स हैं, किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, करंट क्या फिगर्स हैं और हलाकतों की इस वक्त लेटेस्ट क्या है, फिगर्स कितना है कि कितनी हलाकतें हो चुकी हैं। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब हमेशा हमारे साथ डेंगू के ऊपर बात करने के लिए मौजूद रहते हैं, अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया सुबह पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब, मौसम इतना अच्छा है, सब लोग चाहते हैं इसको एंजॉय कर लें, अपने घरों से निकलें, मगर ये डेंगू किसी को निकलने नहीं दे रहा, तो हुकूमत क्या प्लान कर रही है? क्योंकि आए रोज़ बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद हमें डेंगू के मरीजों को देखने को मिल रही है जो रिपोर्ट हो रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा अपने प्रोग्राम में बुलाने का। आप प्रोग्राम का आगाज़ बड़ा अच्छा करती हैं। आपने जिस तरह मौसम का जिक्र किया कि मौसम अब बेहतर हो रहा है, तो ये खुशाइन बात है डेंगू के हवाले से भी, क्योंकि जैसे जैसे मौसम बेहतर होगा उसके साथ साथ ही डेंगू के पेशेंट्स भी कम होते चले जाएंगे। हम आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला इसी की तवक्को कर रहे हैं। जहाँ तक आपने ये पूछा कि हुकूमत क्या कर रही है और वगैरह वगैरह, तो इस सिलसिले में मैं आपको चंद एक बातें बता देता हूँ। पहली बात तो ये है जी कि गो के इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जैसे आपने भी फरमाया कि इस दफ़ा इस आउटब्रेक का तकरीबन आधे पेशेंट्स जो आइडेंटिफाई हुए हैं वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर है। इसकी क्या वजूहात हैं ये तो हम बाद में इस पे तहकीक करेंगे, और इस आउटब्रेक के बाद फ़ौरन बाद हम एक नेशन वाइड इसके ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं, स्टडी करेंगे कि क्या वजूहात थी कि ये ख़ास तब्दीलियाँ इस आउटब्रेक में आईं। इसके अलावा जी इस वक्त जो हिकमत अमली है वो ये है कि जो हमें पेशेंट्स जब मिलते हैं हॉस्पिटल में, जब वो उनकी शनाख्त हो जाती है, जब उनकी तशख़ीस हो जाती है कि वो डेंगू के पेशेंट्स हैं, तो हम फ़ौरी तौर पे उनके एड्रेसेस लेते हैं और अपनी टीमें रवाना कर देते हैं उनके घरों की तरफ और उनके गिरदो नवा में स्प्रेज़ के लिए, क्योंकि इस बात का बहुत इम्कान होता है कि जहाँ से वो मरीज़ बन के आए हैं उसी इलाके में मच्छर की अफजाइश भी हो रही है, लार्वा भी है, और वहाँ पे जो माहौल है वो उसकी सही मैनेजमेंट नहीं हो रही, तो वहाँ फ़ौरी तौर पे हम अपनी टीमें भेजते हैं। ये इस वक्त बेसिक स्ट्रेटजी है जी, और इसको हम कहते हैं केस रिस्पॉन्स अप्रोच, यानी जैसे ही केस आया एक तो आपने उसका इलाज मुआवजा शुरू कर दिया और साथ ही अपनी टीम जो है उनके इलाके में भेज दी। रावलपिंडी में डॉक्टर यास्मीन राशिद की सरबराही में टीमें बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं। इधर इस्लामाबाद के इलाके में मैं ख़ुद डेली मीटिंग करता हूँ, इस पर डेली रिपोर्ट हम जनरेट करते हैं और इसके ऊपर जो है वो इक़दाम करते हैं और इसी तरह केस रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, टीमें जो हैं वो अब उनका बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चूँकि मरीजों की तादाद ज़्यादा हो गई थी तो इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे हमें, ठीक है डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू कीजिए, मैं अपना क्वेश्चन बाद में रेज़ करूंगी। इस्लामाबाद में चूँकि
जी जी, मैं आपको ये बताने लगा था कि पिंडी और इस्लामाबाद में चूंकि केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसमें पंजाब से हमने टीमें मज़ीद मंगवाईं, जो कि रावलपिंडी में भी हमें मज़ीद ज़रूरत थी और इस्लामाबाद में भी मज़ीद ज़रूरत थी। तो इस हवाले से अब हमारे पास जो टीमों की तादाद है वो तकरीबन मुकम्मल हो गई है और हम डेली की बेसिस पे केस रिस्पॉन्स कर रहे हैं जी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की थी लार्वा से रिलेटेड कि जहाँ पर लार्वा निकलता है या मरीज़ जिस तरह से आप लोगों को अपडेट करते हैं, आप लोग वहाँ पर उस इलाके में, उस एरिया में अपनी टीम को भेज देते हैं। मगर जो डेंगू का लार्वा है, इसकी अफजाइश को रोकने के लिए टीम वहाँ पर किस तरह से काम करती है, ये भी हमारे देखने वालों के लिए थोड़ा सा शेयर कीजिए। जी जी, जब हमें जी वो एड्रेस मिल जाता है तो उस एड्रेस पे टीम जाती है और उस घर के अंदर घर वालों के ताउन के साथ स्प्रेज किए जाते हैं तमाम ऐसी जगहों के ऊपर कि जहां हमें ये मालूम है कि जहां जहां मच्छर की अफजाइश होती है। ठीक। उसके अलावा उन घरों के अलावा जो उसके इर्द गिर्द तकरीबन 50 घर हैं, उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि उनमें भी स्प्रेज किए जाएं। उसके अलावा उन घरों के इर्द गिर्द जो इलाका है उसमें अगर कहीं पानी खड़ा है, कहीं पौधे हैं, कहीं गंद है, तो ऐसी जगहों के ऊपर भी स्प्रेज किए जाते हैं ताकि ना सिर्फ घरों के अंदर बल्कि घरों के बाहर भी जहाँ जहाँ मच्छर और लार्वा प्रोड्यूस हो सकते हैं वहाँ पे हम उनको अद्वियात छिड़क के मारें और उनकी तादाद कम हो ताकि वो मज़ीद लोगों को ना काटें और मज़ीद लोगों को डेंगू उस इलाके में और उन घरों में ना हो। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली मुझे ये बताइएगा, दो सवालात हैं जो मैं एक साथ आपसे कर लेती हूँ। इस वक्त आपने कहा कि रिपोर्ट्स आप लोग मुरतब कर लेते हैं, ऑफिशियली क्या फिगर्स आ रहे हैं आप लोगों के पास हलाकतों के, मरीज़ों के, और ये भी बताइएगा कि इतनी बड़ी तादाद में मरीज़ हैं, क्या टीम कितनी बड़ी है आप लोगों की, कितनी ज़्यादा टीम्स हैं जो आप लोगों ने मुख्तलिफ शहरों के अंदर बनाई हुई हैं जो इन मरीज़ों के बताए गए एड्रेसेस पे जाती हैं, वहाँ पर जाकर अपना काम करती हैं। जी मैं शुक्रिया मुझे ये सवाल करने का, क्योंकि मुझे ये भी मौका मिलेगा कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं कि मुख्तलिफ हल्के, जब हम डेली मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन करता हूं और उसमें नए अदाद शुमार देता हूं, तो उसको यूं पकड़ लिया जाता है जी कि पहले तो कम थे अब ज़्यादा हो गए, और उसको फिर मुख्तलिफ रंग दिए जाते हैं, सियासी तौर पर भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। दो चार बातें बड़ी समझने की हैं जी। पहली बात यह है कि रिपोर्टिंग का सिस्टम जो है पिछले चंद माह में हमने बहुत बेहतर किया है, जिसकी वजह से भी हमें मज़ीद रिपोर्टें, ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि हुकूमत की मुल्की सतह पे या सूबाई सतह पे ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो हक़ाइक़ को लोगों के सामने रखे कि इस वक्त इस बीमारी, जो वबाई बीमारी है, उसके फैलाव की क्या सूरत हाल है। इसको हमें सुन के इसके बारे में एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत होती है, बजाय इसके कि हम मुकाबले शुरू कर दें जी कि पहले ऐसे थी और अब ऐसे हो गई और वगैरह वगैरह। डेंगू इस वक्त 125 मुल्कों के अंदर स्प्रेड कर रहा है। बांग्लादेश में हमारे इस इलाके में और साउथ ईस्ट एशिया में लाखों की तादाद में मरीज़ आइडेंटिफाई हो चुके हैं। वजह उसकी ये है कि उनके सिस्टम्स भी बहुत बेहतर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आज सुबह मुझे एक मैसेज आया कि अमेरिका में डेंगू के पेशेंट्स आइडेंटिफाई हुए हैं। लेकिन तो डॉक्टर साहब, हम तो अपना घर देखेंगे, शुमार हैं, हम डॉक्टर साहब सबसे पहले अपना घर देखेंगे, हमें दाएं बाएं मोहल्ले के दूसरे घरों से क्या लेना देना। एब्सोल्युटली जी जी, एब्सोल्युटली। मैं एक आपको कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ बस फिगर्स को उठा लिया जाता है, और अब जब आपको ये फिगर्स बताए जाते हैं तो उसमें ये भी होता है कि ये टोटल फिगर्स हैं, और इसके साथ साथ मतलब बहुत बड़ी तादाद जो मरीज़ों की है वो डेली डिस्चार्ज भी होती है इन हॉस्पिटल से। तो इनको एक कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत होती है इन फिगर्स को जी। ठीक है, ठीक है। इस वक्त तक जो है तकरीबन इस दफ़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आवाम की आगाही के लिए?
जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा जी कि दो चीज़ें, एक तो तमाम जो ऐसे इलाके जो कि जिनको हम हॉट स्पॉट्स कहते हैं, जहाँ से ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं, उन इलाकों में लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर उनको प्लीज़ रिलीजियसली उनके ऊपर फॉलो करें, क्योंकि आपको लीफलेट्स उनके दिए गए हैं। दूसरी बात, मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ लोगों को कि ये आखिरी दफ़ा है इंशाअल्लाह ताला कि डेंगी के की सूरत हाल जो है उसको प्रिवेंटिव साइड पे ख़ास तौर पे जो उसमें इस दफ़ा इतने मरीज़ आए और वगैरह वगैरह उसमें जो तनकीद हुई, हम ये प्रिवेंटिव हेल्थ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। ये मोमेंटम हमने इस दफ़ा कम नहीं होने देना और अगले साल इंशाअल्लाह ताला इन तमाम पिछले सालों से जो कुछ सीखा गया है उसकी बुनियाद पे एक बड़ा मजबूत और बड़ा एक तगड़ा प्रोग्राम हम डेंगी के हवाले से तश्कील देंगे पूरे मुल्क के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत हमारे साथ मौजूद। आपने डेंगी के हवाले से लोगों की आगाही के लिए अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। सेल्फ मोटिवेशन ये बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है और इसकी कमी हमें हर शख्स के अंदर नज़र आती है। उसकी वजह शायद ये होती है कि शायद हम बहुत ज़्यादा जल्दी मायूस हो जाते हैं या हमें लग रहा होता है कहीं ना कहीं ये पॉइंट ऐसे हैं जो हम लोग नहीं कर सकते। बहुत सारी रीज़न्स होती हैं या शायद इंसान को ठोकरें इतनी ज़्यादा पड़ जाती हैं कि वो हर ठोकर से सीखने की बजाय मज़ीद नीचे गिरता चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी मोटिवेशन वैसे ही ज़ीरो हो जाती है या माइनस में चली जाती है। तो ये ख़ुद को मोटिवेट कैसे किया जाए, और इंसान ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सोचता है, बहुत सारे ख्वाब होते हैं जो वो जागती हुई खुली आंखों के साथ देख रहा होता है, मगर उनको पूरा करने के लिए मोटिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो मोटिवेशन ही आपके अंदर नहीं है तो फिर आपका ख्वाब देखते रहना जो है ना वो बिल्कुल गलत हो जाता है, वो पूरे नहीं हो पाते, आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कभी कभार ऐसा होता है हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे आसपास लोग नहीं मौजूद होते, हमें ब्लेम करने वाले लोग सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं। ऐसी सूरत में अपनी मोटिवेशन को किस तरह से बरकरार रखना है, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा खुद को कैसे मोटिवेट करना, ये सब चीज़ें कैसे मुमकिन हो सकती हैं, इस पर बात करने के लिए या आपके जो क्वेश्चंस होंगे इनसे मुतालिक भी सवाल करने के लिए और जवाब देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर हमारे मेहमान मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं करा देती हूँ। अक्सर हमारे शो में मोटिवेशन से रिलेटेड जब भी बात होती है तो मोटिवेशनल स्पीकर हैं अली अब्बास, वो मौजूद होते हैं। थैंक यू सो मच अली, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ पब्लिक स्पीकर हैं असमत ज़ाहिरा, वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, आप मुझे बताएं असमत साहिबा कि सेल्फ मोटिवेशन एक्चुअली होती क्या है? सेल्फ मोटिवेशन बेसिकली एक स्टेट ऑफ माइंड है और ये एक ड्राइविंग फोर्स है जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाती है, और कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं एट ऑप्टिमम लेवल उसके लिए ये आपको रिज़ल्ट भी देती है, अच्छी जगह पे भी ले जाती है। इसीलिए कोई काम करने से पहले आपको उसमें बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड होना चाहिए, और वो यही है कि आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को इस तरह रखें कि मुझे ये काम करना है और बहुत अच्छे तरीके से करना है और उस पर मुझे फोकस होना है। अच्छा, ये जो आपकी बात सुनी अली, इससे तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, भाई मैं तो कर सकता हूँ। इस मोटिवेशन और ये ओवर कॉन्फिडेंस के दरमियान जो कोई लकीर होती है उसका अंदाज़ा कैसे हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मैं आमिर खान का ना एक दफ़ा एक जुमला सुन रहा था, उसने कहा था कि इसमें ना एक बड़ी थिन लाइन है कि ये मैं कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस है, और ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। 4-5 फैक्टर्स सरवत जो है वो होते हैं इसके अंदर, मोटिवेशन के अंदर। भूख सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। इंसान को जब ये पता होना कि मैं जब घर जाऊँगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा और भूख होगी, तो वो भूख की वजह से वो अपने अंदर से उसकी एक पावर जनरेट होती है और उसके लिए वो फिर दगो-दो करता है। आप गौर कीजिए, जितने भी दुनिया में बड़े फिलोसफर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, राइटर्स हैं, इवन कि आपकी अपनी फील्ड के जो लोग हैं, जो एंकर्स हैं, अगर आप उनके घरों पे अगर आप गौर करें तो वो उनका जो बैकग्राउंड था वो या तो मिडिल क्लास के थे या तो वो लोअर मिडिल क्लास के थे। उन्होंने मेहनत इसलिए की कि अगर वो मेहनत ज़िंदगी में ना करते तो वो सर्वाइव ना कर सकते। इन तमाम सक्सेस स्टोरीज़ को एक बात का पता चल गया था, वो ये थी कि अगर हमने बेहतरीन ज़िंदगी गुजारनी है, और इनको इस बात का पता चल गया था ये 50-60 साल की ज़िंदगी है तो ये एक ही दफ़ा आनी है। अब ये हमारी चॉइस है कि इसको हम रेंगते हुए गुजार लें या कुछ क्रिएटिव मेहनत करके अपना मुकाम बना के इसको प्लेयर में गुजार लें।
तीसरी जो फैक्टर है मोटिवेशन का, इंस्पायरेशनल पर्सनैलिटीज़ होती हैं। अच्छा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इंस्पायरेशनल पर्सनैलिटीज़ नहीं हैं तो आपका विजन क्लियर नहीं होता। जैसे अच्छा, ही ये होना बड़ा ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भेजा गया था, नहीं तो कुरान तकसीम किया जा सकता था तमाम लोगों के पास। जब आप किसी से इंस्पायर होते हैं तब आपके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं इस जैसा बनूं। इस जैसा बनूं। जब इस जैसा बनने में वो जो तगोदो करता है ना, जब उसकी सक्सेस स्टोरी पढ़ता है, उसकी किताबें पढ़ता है, उसके लेक्चर्स सुनता है और उसके साथ वक्त गुजारता है, तो ये एक फैक्टर जो है ना वो उसका मोटिवेशन का ऑलवेज बनता रहता है। और ये इसी तरह होती है मोटिवेशन, जैसे हम दोपहर का खाना खाते हैं, रात को हमें फिर भूख लग जाती है, रात का खाना खाते हैं नाश्ते के लिए, सुबह फिर भूख लग जाती है। ये जो मोटिवेशन है ये दिमाग की खुराक होती है, ये फीलिंग्स की खुराक होती है। ये इसको बार बार लोगों के पास, उन लोगों के पास वक्त गुजारना चाहिए जो हाईली मोटिवेटेड हों, जो हाईली सक्सेसफुल हों, जिनके अंदर होप हो। जो मायूस लोग करते हैं और जो ब्लेम करते हैं या कंप्लेन करते हैं, उनसे जितनी जल्दी जान छुड़ा लें और जितनी जल्दी आप लोगों के लिए उतनी जल्दी उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है अजमल साहब, जिस तरह से अभी अली ने भी बताया कि मोटिवेशन के लिए किसी ख़ास पर्सनालिटी से जब हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे होते हैं तो उसकी बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस जैसा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक ऐसा शख्स जिसके दोस्त नहीं है, एक ऐसा शख्स जो हल्का अहबाब में उठता बैठता नहीं है, एक ऐसा शख्स जो हर एक को समझता है कि शायद इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है, तो वो अपने आप को मोटिवेट और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे वो तन्हाई में ख़ुद को कर सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सूरत आपने। बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है, जैसे अली साहब ने भी कहा कि आपके इर्द गिर्द जो है मोटिवेटेड लोग होने चाहिए, आपका हल्का अहबाब ऐसा होना चाहिए। मगर कोई ऐसा शख्स जो कि जिसके पास इल्म नहीं है, तो वो शख्स जिसको आप आईने में देखते हैं वो सबसे ज़्यादा आपके लिए कारआमद हो सकता है आपको मोटिवेट करने में। जो आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं, जो इंसान खुद अपना जितना दोस्त हो सकता है और जितना अपना दुश्मन हो सकता है, दोनों अगर वो, तो इंटरनल फैक्टर्स में हमें अपने आप को, एक इंसान को अपने आप को खुद जो है ना हाईली मोटिवेटेड करना चाहिए। और अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे आपने भी बताया कि लोग बहुत ज़्यादा आपको मायूस भी करते हैं और आपको तंग भी करते हैं, रेजिस्टेंस होती है, हर्डल्स होते हैं, लेकिन जो आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं, अगर आप खुद अपने आप को हाईली मोटिवेटेड करते हैं, नहीं मुझे ये काम करना है, और तो आप उन सारों को डिफीट भी कर देते हैं, उनके साथ मुकाबला भी कर लेते हैं। आपको अपने आप को, और जो मोटिवेशन है, समटाइम हम कोई काम करते हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो स्टार्ट में आप बड़े हाईली मोटिवेटेड होते हैं, मैंने ये काम करना है और करना है, मगर फिर टाइम के साथ साथ आप कि उसको छोड़ देते हैं, आपका अपना भी वो लेकिन ये जो मोटिवेशन है, ये तो ना हर रोज़ जब आपने सुबह उठना है तो अपने आप को खुद हाईली मोटिवेटेड करना है। हाँ। खुद आप अपने आप को जिस तरह कर सकते हैं वो कोई और नहीं और कर सकता। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर आपको रिजल्ट्स वैसे नहीं मिल रहे, अगर आप खुद को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो वो एनर्जी, वो थपके, वो कहते हैं ना, वो मोहब्बत वाली और हौसले वाली जो थपकी होती है, वो खुद ही आपको सुबह उठ के अपने कंधे पे देनी पड़ती है कि नहीं भी कर सकते हैं हम, और ये कर सकते हैं। हमारे साथ इस कॉलर मौजूद हैं कमाल, उनसे बात करते हैं। जी कमाल, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये कि आपका टॉपिक बहुत अच्छा है और यही सारी बातें जो आप लोग कर रहे हैं, इन्हीं में बस एक बात ऐड करना चाहूँगा मैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि सुबह उठ के हमें खुद को हाईली मोटिवेट करना चाहिए, तो कैसे करें हाईली मोटिवेट? तो हमारे पास तो बेस्ट तरीका अवेलेबल है कि अपने पेरेंट्स को, अपने मदर को, अपने बाबा को, जो लोग जिनके अवेलेबल हैं माशाल्लाह, जो लोग मौजूद हैं पेरेंट्स, उनको आई लव यू बोलें, उनको सलाम करें, उनके पास थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, पहले 2 मिनट 4 मिनट। अपनी बीवी को आई लव यू बोलें, बीवी अगर काम पर जाने वाली है तो अपने हस्बैंड को आई लव यू बोले। आप यकीन करें इतनी मोटिवेशन मिलती है, और सबसे बड़ी मोटिवेशन उस वक्त मिलती है कि आप ये काम कर क्यों रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है। अगर आपको ये पता हो कि मैं आज काम पर इसलिए जा रहा हूँ कि मेरी फैमिली मुझे एक्सपेक्ट कर रही है कुछ बहुत अच्छा करना, तो आप वहाँ से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव अगर आपको क्लियर है कि किस मकसद के लिए उन्होंने मुझे रखा हुआ है, तो आप वहाँ से मोटिवेशन मिलती है, छोटी छोटी खुशियों से मोटिवेशन मिलती है। हाँ बिल्कुल, मोटिवेशन तो आपको बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हासिल हो सकती है। थैंक यू सो मच कमाल। खुद को हर वक्त मोटिवेट करना बड़ा ज़रूरी होता है, मगर अली जिनके पास ये रिश्ता ही ना हो, जो वैसे ही तन्हा हो, और जिसको लग रहा हो कि नहीं यार मैं अपनी बीवी से बात करता हूँ, वो काट खाने को दौड़ती है मुझे,
या मैं घर में पैसे नहीं लेके आता, या मैं हर रोज़ घर में मायूस लौटता हूँ, तो वो मुझे हौसला देने के बजाय चीखती चिल्लाती, तो ऐसे में आप खुद को कैसे मोटिवेट करें? ऐसे में उनको लाइब्रेरीज में जाना चाहिए। अब अगर उसका टाइम ना हो, वक्त ना हो, तो क्या करें? अच्छा, उसके बाद अगर उसका भी वक्त नहीं है तो मूवीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने इनविक्टस मूवी देखी, नेल्सन मंडेला की लाइफ पे बनी हुई है, मैं रो पड़ा मूवी देख के। मैंने शाह पाकिस्तान की मूवी देखी, उसके भी हालात बहुत ही शदीद किस्म के, जो गुर्बत की ज़िंदगी की कीर से बिल्कुल नीचे था, और उसने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। वो मैंने देखी। मंटो मैंने पाकिस्तानी मूवी देखी, उसने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। देखिए, मोबाइल अब सबके पास है। हाँ। आप मोबाइल से अगर आप चैट कर सकते हैं 2 घंटे या 3 घंटे, तो उस पर आप मोटिवेशन लेक्चर्स, मोटिवेशन डॉक्यूमेंट्रीज़ या कोई टूरिज़म के हवाले से अगर आप कोई चीज़ देख सकें। देखिए, जिसकी ज़िंदगी में रोमांस और टूरिज़म नहीं होगा ना, वो मोटिवेट कम रहेगा ज़िंदगी में। ये 2 बड़े ऐसे फैक्टर्स हैं ज़िंदगी के जो आपको मोटिवेट रखते हैं, ज़िंदा रखते हैं, और आपकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। अच्छा असमा साहब, जिस तरह से आपने कहा था कि अभी अली ने भी कहा था, ब्लेम करने वाले लोग भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द ऐसी हो रही होती हैं कि आपको लग रहा होता है कि आप ये जो कुएं के अंदर गिर गए हैं या किसी खाई के अंदर गिर गए हैं, वो उसकी वजह से ज़िंदगी में कोई भी कुछ अच्छा करने के लिए आपकी कोशिश कर रहा है, आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी होती है कि आप कहते हैं कि इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स आई हैं। जब हम खुद को ब्लेम करते रहते हैं तो इसमें हमारी पर्सनैलिटी खुद भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो उसमें अपनी पर्सनैलिटी को हम किस तरह से उठा सकते हैं, खुद को मोटिवेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि नहीं भाई, लोग पॉजिटिव भी होते हैं और आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखते भी हैं। अगेन वही बात है सूरत कि हमें एक तो सबसे पहले ये कि हमें ना पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी है हर हाल में। अगर हम कोई भी चीज़ में कामयाब होना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास लोग सराउंडिंग में, आपका एक मेंटोर ज़रूर होना चाहिए कि कोई ना कोई आप ऐसा रोल मॉडल हो जिसको आप देखें और उससे इंस्पिरेशन लें, मशवरे मिलें, सजेशन भी लें, उसको फॉलो भी करें, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। फोकस होकर चलें। बाकी ये कि जब तक हम स्पेशली फ़ीमेल्स, क्योंकि मैं एक इदारा भी चला रही हूँ और हमारे पास जो 90% फ़ीमेल्स आती हैं, उनके सेम यही प्रॉब्लम है जो आप कह रही हैं कि उनको ब्लेम यही कर रही होती हैं, ससुराल ने ये किया, मियाँ ने ये किया, नंदों ने, हमारे मतलब वो लोगों को ब्लेम। हम उनको उस पर काउंसलिंग करते हैं और उनको ये बताते हैं कि नहीं, आप खुद आप भी अपने लिए, अगर आप अपने दोस्त हो, आप अपने लिए एक सक्सेस लेना चाहते हो, तो खुद आप पहले खड़े हो और आपके गोल्स होने चाहिए। आपकी लाइफ में कोई गोल्स हो, बिलीव्स आपके स्ट्रॉन्ग हो, फेथ हो आपका। आप इसमें जब वर्क करेंगे तो फिर आप खुद खड़े होते हैं। फिर आपको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग तो कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोगों का काम है कहना। बिल्कुल, ये गोल्स की आपने बात की, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करती हूँ, मगर इसके साथ कॉलर भी हमारे साथ अहमद फराज अगेन हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी अहमद, क्या बात करना चाहेंगे आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अहमद फराज कुहाट से बात कर रहा हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए, अपने दोस्तों को भी टाइम देना चाहिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी टाइम देना चाहिए, और अच्छे दोस्तों के साथ, अच्छी गैदरिंग के साथ उठना बैठना चाहिए जो कि हमें मोटिवेट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ऐसे हमें पॉजिटिव लोगों की अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और ख़ास तौर पे अच्छे लोगों की, जो आपने बात की। अच्छे लोग हमें बड़े कम मिलते हैं, मगर अगर मिल जाएं तो उनकी कदर करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। फातिमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी फातिमा, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि एक स्टूडेंट खुद को मोटिवेट कैसे कर सकता है? एक स्टूडेंट खुद को मोटिवेट कैसे कर सकता है? चलिए ये पूछ लेते हैं। इसके अलावा कुछ जानना चाहेंगी? इसके अलावा आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, और बस। थैंक यू सो मच फातिमा, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, ये पूछ लेते हैं। अली, मगर ये फातिमा का सवाल भी, जी। और इसके साथ साथ जिस तरह से गोल्स के हवाले से असमा साहिबा ने बात की, बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपने देखा होगा, अभी अगर मैं सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री की बात कर लेती हूँ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ की में ऐसा हुआ, मगर अगर मीडिया इंडस्ट्री की बात करें तो ये जो डाउन साइजिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, इसमें होता है कि कोई भी शख्स जो मीडिया को ज्वाइन कर रहा है या किसी भी इदारे को ज्वाइन करता है, वो बहुत सारे गोल्स अपने लेके आता है, दिन रात मेहनत करता है, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, वो करता भी है। फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि जॉब छूट जाती है, उसके बाद फिर एक जो मायूसी का आलम उसकी पूरी शख्सियत पे होता है, वो ये समझता मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, तो वो तो खुद को ऑटोमेटिकली डिमोटिवेट कर लेता है। सरबत पाकिस्तानी कौम को खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि ये डाउन साइजिंग है और जो रिसेशन है, ये पाकिस्तान में नहीं है सिर्फ, इस वक्त पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में डाउन साइजिंग हो रही है, क्योंकि मैं अमेरिका भी जाता हूँ, यूरोप भी जाता हूँ, लंदन भी जाता हूँ, टर्की भी जाता हूँ। आप गौर करें, सब अपने वीज़ाज बेचना शुरू कर दिए, पासपोर्ट्स अपने लोगों
लोगों ने, कंट्रीज़ ने बेचना शुरू कर दी। ये 2018, 19, 20 ये दुनिया में 1940 के बाद ये सबसे बदतरीन रिसेशन के ईयर्स हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर भी है। मगर हम तो बड़ी जल्दी जी ठीक है। अब आपने जो कहा और ये फातिमा ने जो कहा, मैं उसका बताता हूँ आपको कि ये जो कहते हैं कि डाउन साइजिंग होगी, मैंने बड़ी मेहनत की, मुझे सलाह नहीं मिला। जो शख्स जॉब पर रहते हुए अगर वो पैरेलल कोई दूसरा काम नहीं कर रहा तो इसमें हमाकत की है उसने 10 साल वहाँ पे गुजार के। क्योंकि जब एक शख्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है वो वहीं पे फोकस रहता है ना, जो तो जैसे ही मालकान का एक लेटर आता है ना टर्मिनेशन का, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती। जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको अभी फ्रीलांसिंग की जो दुनिया है वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल खुल गई है। पाकिस्तान दुनिया में 4थे नंबर पर आ गया फ्रीलांसिंग के लिए, जिसमें एडिटर्स की ज़रूरत है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत है, जो वीडियो मेकिंग कर सकते हैं उनकी ज़रूरत है, यूट्यूबर्स की ज़रूरत है। किसी चीज़ को प्रोजेक्ट अगर आपके पास करने का, तो अगर तो वो अपने काम करते हुए साथ साथ कोई पैरेलल काम कोई भी नहीं करेगा, ना सिर्फ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो नहीं करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ जाएंगे जैसे ही उनकी जॉब ख़त्म होगी। ये मसाइल हो जाते हैं। और वैसे भी मैंने जिस तरह से बात की थी, वाकई अली हर सेक्टर में ऐसा हो रहा है। ये सिर्फ हम ये शायद होता है कि हम लोग खुद बैठ के बात कर रहे होते हैं, लाइमलाइट के अंदर मीडिया पर्सनालिटीज़ होती हैं, तो हमें अंदाज़ा हो रहा था कि जी फलाना बंदा है वो भी निकल गया, उसको भी निकाल दिया गया, उसकी जॉब छूट गई है। ये हर सेक्टर में, आप इंडस्ट्री में किसी में भी चले जाएँ, आपको नज़र आ रहा होगा कि एम्प्लॉयज़ जो निकाले जा रहे हैं। उसके बहुत सारे रीज़न अभी अली ने भी कन्फर्म कर दिए हैं। यास्मीन हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी यास्मीन, क्या बात करेंगी आप? यास्मीन मौजूद हैं? चलिए यास्मीन हमारे साथ मौजूद नहीं है। मैं सरवत के फातिमा के जवाब दे दूं एक लाइन में। उसने कहा कि स्टूडेंट कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकता है। स्टूडेंट को सबसे पहले डिस्कवर करना चाहिए कि उसके अंदर टैलेंट क्या मौजूद है, उसका शौक क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। ये उसका पहली जिम्मेदारी है। अगर तो वो ये डिस्कवर कर लेता है तो उसको फिर चाहिए कि उस फील्ड में एंटर हो जाए। जैसे ही उस फील्ड में एंटर होगा तो उसका 24 घंटे उस पर दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या पढ़ाकू कीड़ा बनना जरूरी होता है? बहुत सारी मैंने ये तो रिसर्चेस अब आ गई हैं, वो पढ़ाकू कीड़े बन जाते हैं, दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं, कि पता नहीं कुछ दुनिया में कुछ नया ही लेके आ रहे हैं। तो ये भी मेरे ख्याल में कल ही कोई ये कह रहा था कि मेरी बेटी जो है वो हमेशा गोल्ड एज लेती है, तो मैंने उसको कह दिया, मैंने कहा कि आप अपनी बेटी को एक बात समझा दें कि एज लेने वाला कोई दुनिया में बड़े मुकाम उन्होंने नहीं बनाए। दुनिया में उन लोगों ने ज़्यादा बड़े मुकाम बनाए हैं जिनका एक्सपोजर ज़्यादा था, जो शरारती थे, जो ज़्यादा आवारागर्दी करते थे, और जिन्होंने लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होता है, स्टूडेंट लाइफ को बहुत एंजॉय किया होता है। मेरे साथ इस वक्त तौकीर हुसैन मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी तौकीर, क्या बात करना चाहेंगे आप? जी एक तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम देखता हूँ और प्रोग्राम में शिरकत भी करना चाह रहा हूँ। जी ओके, तौकीर की भी कॉल हमारे से ड्रॉप हो गई है, एक और कॉलर थे वो भी ड्रॉप हो गए। अच्छा असमत साहब, लास्टली मुझे ये बताएगा, जो लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं या बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे कि ख़ुद को किस तरह से मायूसी से वो दूर रख सकता है? असल में बात ये है कि ना हम लोग जब मायूस होते हैं ना, मोस्टली हम कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन क्या करते हैं कि हम हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखते हैं कि उसके पास ये है, उसने ये हासिल कर लिया, उसने ये कर लिया, मेरे पास ये नहीं है। एक तो ये भी है कि आपने जब भी लाइफ में आपका ये हमने सोचना है कि हमारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, मेरा कंपटीशन मेरे साथ है। उसमें एक मैं आपको जो मेरे लिए एक बहुत मोटिवेशनल एक हदीस है, वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ही हदीस मोटिवेशनल है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो है ये आपको बहुत मोटिवेट करता है। आपने फरमाया कि हलाक हो गया वो शख्स जिसका आज उसके गुज़श्ता कल से बेहतर नहीं है। अब ये एक ऐसी बात है कि जो आपको हाईली मोटिवेटेड रखती है कि मैंने अपना हर आने वाला दिन पहले से बेहतर करना है। तो उसमें मायूसी वाली तो कोई बात ही नहीं है। मायूसी तो है, वैसे भी मायूसी तो है कुफर, ठीक है। मायूसी की तरफ तो जाना ही नहीं है, हमने उससे खुद को बचाना हमने है, खुद को अपने आप को जो है ना इम्प्रूव करना है कि 2018 में मैं क्या थी, 2019 में और मैंने 2020 में क्या हो रहा है। अच्छा अली, लास्टली मुझे ये बताएं कि हर काम कर देने के बाद बेइंतहा थकावट के बावजूद खुद को किस तरह से तैयार रखना है, बस जल्दी से। देखिए, पहले मायूसी में मैं एक जुमला बोलूँ, जो लोग मायूस होते हैं वो हॉस्पिटल्स का
और जेलों का और कचहरी का विज़िट करें। जैसे ही वो विज़िट करेंगे ना, उनको महसूस होगा कि उनके पास बहुत कुछ मौजूद है। और जो लोग थकते हैं वो हमेशा से उनके दिमाग में एक विजन होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए। एक विजन होना जिसकी चाहिए, ज़िंदगी में मिशन है ना, ज़िंदगी में मिशन है, वो थकता नहीं है। वो कभी इंसान थक नहीं सकता। और वो मिशन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, वो मकसद पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अली अब्बास साहब का। अस्मा ज़ारा साहबा, आपका भी बेहद शुक्रिया। अभी सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे, ये तो हमने आपको बता दिया कि सेल्फ मोटिवेशन किस तरह से की जा सकती है, क्यों ज़रूरी होती है, मगर इसके साथ साथ इसके लिए आपको अपने सितारों पे बड़ा इन्हिसार करना पड़ता है कि हमारे सितारे क्या कहते हैं। तो इससे मुतालिक बात करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ये कैसे हो सकता था कि मंडे हो, हफ्ते का आगाज़ हो, एस्ट्रोलॉजी ना हो, सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपके क्वेश्चंस का आंसर ना हो, आपके मसाइल का हल ना हो, या फिर आपके सितारे क्या कहते हैं इस बारे में आपको ना बताया जाए। ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि आजकल तो वैसे भी वंडरफुल सब कुछ हो रहा है। और जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वापस आए हैं यूनियन में स्पीच करके, और लोग बड़ा उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिस तरह वार्मली उनको वेलकम किया गया एयरपोर्ट के ऊपर। उसके बाद अब सब लोग कह रहे हैं कि कश्मीर के हवाले से क्या होगा, पाकिस्तानी जो मईशत है उसमें कितनी बेहतरी आएगी, क्या क्या ऐसे स्टांस हैं जो लिए जाएंगे, क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जाएंगे, और तमाम चीज़ें बिल्कुल चुटकी बजाते हल हो जाएंगी। जिस तरह से खान साहब वहाँ पे रिएक्ट करके आए हैं, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो चेंज होंगी। मगर इसके साथ साथ जब हम मईशत की बात कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं हमारे कारोबार के साथ भी, कि हमारा कारोबार कैसा रहेगा, नौकरी हमारी कैसी चलती रहेगी, टैक्सेस की क्या सूरत हाल होगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब चीज़ों से आ रही होते हैं, उन्हें ये फिक्र होती है कि हमारा रिश्ता कैसा चलेगा, हुआ नहीं हुआ, कब होगा, शादी है कैसी चल रही है, बुरी चल रही है तो क्या अच्छा करना है। इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमेशा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होते हैं। मैं अपना तारुफ करा देती हूँ मेहमानों का। तो हमारे साथ मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं अजीम जाफरी साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अजीम जाफरी साहब, आपने ज्वाइन किया। और एस्ट्रोपॉमिस्ट, ये तो अक्सर ही आपको मंडे को हमारे शो में नजर आते हैं, अली जैदी साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अली जैदी, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अच्छा, आप लोगों के मसाइल के ऊपर तो बात करूंगी, मगर अजीम जाफरी साहब से पहले मुल्की हालात के ऊपर मैं पूछ लूँ। खान साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में हैं, बहुत ज़्यादा, और इस वक्त कहा जा रहा है उन्हें एक्स्ट्रा केयर करने की भी अब ज़रूरत है, क्योंकि वो सबकी आंखों में आंखें डाल के उन्हें ललकार कर आए हैं। और पाकिस्तानी मईशत इस वक्त आप क्या समझते हैं कि इस स्पीच के बाद कहाँ पर जाती हुई नज़र आएगी आपको? मेरे ख्याल में खान साहब का स्टार्ट जो अभी चल रहा है वो तकरीबन आप समझ लें 4 अक्टूबर से मज़ीद स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे जिसमें अब जैसे थोड़ी सी तनकीद का, जैसे मुझे ज़्यादा फीडबैक मिलता रहता है कि भाई ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हैं, मगर इंटरनल क्या मामला चल रहे हैं उस पर भी तो तवज्जो दें। बिल्कुल। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो इंटरनल इश्यूज़ जो चल रहे हैं उन पे अब फोकस होगा, ठीक है ना। ये सारे मामला, चाहे उसमें महंगाई है, कसूर के मामला, जो भी आप कह लें, लॉ एंड ऑर्डर जो भी है सिक्योरिटी के हिसाब से, वो अब इश्यूज़ जो है ना उन पे फोकस करेंगे खान साहब, और काफ़ी हद तक उस पर हासिल कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब रह गया आपकी ये मईशत का, तो ये मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये अभी टुक टुक मामला चलते रहेंगे। थोड़े उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आ रहा है। 5 रुपए बढ़ गया तो 2 रुपए घट गया पेट्रोल, वो वाली कहानी, वही कहानी फिर दोबारा शुरू होने वही वाली ना है। दोबारा वो इस तरह रहेगी। मगर जब तक के सैटर्न नहीं आएगा ना ये 24 जनवरी को 2020 में, उसके बाद से स्टेबिलिटी आएगी। ओके। हाँ, जब अभी तो ये ऐसे ही रहेगा, अप एंड डाउन चलता रहेगा, मगर इसमें नेक्स्ट मंथ नवंबर से, सॉरी कल तो अक्टूबर स्टार्ट, नवंबर से ये ज़रूर बेहतरी आ जाएगी। अब जो है जुडिशरी का बड़ा अहम रोल नज़र आ रहा है पाकिस्तान में, ज़बरदस्त। यानी कि अब वो ये इस पोजीशन में कोई आ जाएंगे जुडिशरी वाले कि कोई गलत काम चाहे पीएम ही क्यों ना कर रहा, आ जाए जवाब दें इसका। आम बंदा तो कोई छोड़, दूर की बात, आम बंदा तो दूर की बात, वो अब नहीं देखेंगे। ये मैं पहले काफ़ी अरसे से कहता आ रहा हूँ कि अब ऐसा आएगा कि भाई आप आ जाएं, ज़रा इसका जवाब दे दें। अच्छा, यानी कि अब अजीम जाफरी साहब, आवाम के लिए जो मुश्किलात हैं वो तो वक्त के साथ ही कम होंगी, मगर हुकूमती मुश्किलात में इजाफा हो सकता है? नहीं, इजाफा तो नहीं हो सकता, सख्तियाँ इनके लिए आ सकती हैं। अगर कोई स्टेप ले रहे हैं तो ठीक है ना, तो ये आंसरेबल है। होगी। हाँ, बासपुर, वही मैं कह रहा हूँ ना, अब बासपुर वाला पीरियड शुरू हो रहा है। 1 साल तक नहीं हुआ था, कुछ नहीं छेड़ा,
अब सवाल हो जाएगा जी ये आपने किया है तो किस उस पर किया, ज़रा इसका ज़रा जवाब दे दें आके। बस अब लाइमलाइट में है, मगर एंजॉय करने के साथ साथ अब जवाब तलबियाँ भी होंगी। अच्छा अली, आप हमें ये बताएं कि नए हफ्ते का आगाज़ हो चुका हुआ है, तो कौन कौन से ऐसे ब्रिज हैं जो गर्दिश में रहेंगे बुर्ज हमारे, और इसके साथ साथ कौन से ऐसे लोग हैं जो आप समझते हैं पूरा हफ्ता जो है उनके काम बड़े पॉजिटिव जा सकते हैं? जो सिर्फ एक जमनाई बुर्ज है, तो वही मैं मुश्किल में देख रहा हूँ। बकाया एरीज़ है, इनकी सूरत हाल अभी वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी, मामलात आगे चल पड़ेंगे, इनके तालीमी सफ़र भी नज़र आते हैं और विरासती मामलात भी हल होते ना रहे हैं। और बुर्ज सौर है, इनका सारा हफ्ता ही बेहतरीन है और इनकी इज़्ज़त वक़ार में भी इजाफा होगा और दोस्तों से ताल्लुकात और सेहत तफरीह का मौका मिल सकता है। जेमिनी हैं, ये ज़हनी दबाव का शिकार नज़र आते हैं और इनके ख़िलाफ़ कुछ मुखालफतें, कुछ साजिशें होती रहेंगी और प्रॉपर्टी का लेन देन ये हरगिज़ ना करें। कैंसर है, इनमें जो आर्टिस्ट हैं, इंजीनियर हैं और जो लोग सफ़र के मुतल्लिक जिनके बिज़नेस हैं वो लोग बहुत फ़ायदे में जाएंगे, इनका अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। लियो है, इसके अभी सफ़र नज़र आते हैं, बैरून मुल्क भी सफ़र नज़र आते हैं, तो ये लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो वो चीज़ें भी इनके लिए पॉजिटिव जाएंगे। टीचर वकला के लिए बेहतरीन टाइम है। विर्गो, ये उम्रा और ज़ियारात का सफ़र इनका नज़र आ रहा है और बहुत तेज़ी से इनके उतार चढ़ाव रहेंगे। घर, बिज़नेस, जॉब का तबादला इनका होता नज़र आ रहा है। अब आगे लिब्रा, तो लिब्रा की तरफ आपने मेरी तरफ कैसे देखा है? मुझे भी बड़ी ज़रूरत है पूछने की कि लिब्रा कैसा चल रहा है। जो लिब्रा है जुम्मा के दिन 9:22 पर इनके मरीख, इनके हमल और बुर्ज अकरब के साथ ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। जुम्मा के दिन 9:22 से कौन है ये हाँ, तो वो देख लीजिएगा और थोड़ा सा इनके मिजाज में अब तेज़ी रहेगी। अच्छा, हाँ, तो लेन देन के मामलात भी बताएं कैसे चलेंगे इनके लेन देन। बस ये इनका ये बुर्ज हमल और बुर्ज अकरब से इख्तलाफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर ये वो जुम्मे से इतवार का टाइम निकाल लें 3 दिन, तो मुमकिन है कि मामलात सही रहेंगे। अपना मुंह बंद ही रखूँ मैं। स्कॉर्पियो, इनके लिए जुमेरात का दिन बेहतर है, 1:14 दिन में, और कानूनी मामलात पर इनको कामयाबी नज़र आती है। जो लोग मेडिकल और टीचिंग और बिज़नेस के शोबे से हैं उनके लिए भी कामयाबी नज़र आती हैं। सेजिटेरियस, इज़्ज़त तौक़ीर में इनकी इजाफा होगा, माली पोजीशन इनकी बेहतरी की तरफ जा रही है। ताहम जो सेजिटेरियस ख़वातीन हैं, हामला ख़वातीन हैं, इनके मामलात एहतियात तलब रहेंगे। कैप्रिकॉन है, तो ये जुम्मा के दिन रात के वक्त 10:43 पर इनका बेहतरीन टाइम शुरू होता है। किसी काम का भी आगाज़ करें तो ये कोशिश करें कि जुम्मे का दिन ले लें और टेक्निकल शोबों से वाबस्ता जो लोग हैं इनके लिए बेहतरी हैं, ताहम सेहत के मुतासिर होने के इनके इम्कानात हैं। बुर्ज दिल्लू है, इनकी देरीना ख्वाहिशें पूरी होती नज़र आ रही हैं और रूहानियत की जानिब ये माइल हो रहे हैं। जो लोग लोहे का बिज़नेस करते हैं वो फ़ायदा मंद है। और बुर्ज होत है, इनकी सलाहियतों में निखार आ रहा है, बड़ी माली मदद आ रही है और तालीमी सफ़र नज़र आता है। ये तो सारी चीज़ें आपने बता दी। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, 2 तारीख तक बुर्ज ये अकरब लगा हुआ है, तो 2 तारीख तक कोई भी लोग जितने स्टार हैं वो 2 तारीख से पहले कोई नया काम, इस दौरान नया काम शुरू ना अच्छा, तो नए काम में क्या रिश्ता भी हो सकता है? अज़ीम जाफ़री साहब, बहुत सारे लोग हैं जो अपने रिश्तों के हवाले से बड़े परेशान होते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिश्तों में बिगाड़ होता है, तो कौन कौन से ऐसे सितारे आप समझते हैं कि जिन्हें मोहतात रहने की ज़रूरत है नौकरी के, कारोबार के या रिश्तों के हवाले से, चाहे वो जुड़ चुके हैं या जुड़ने जा रहे हैं? इस वक्त मोहतात के लिहाज से देखा जाए तो एरीज़ वाले, ठीक, और अभी तकरीबन 3-4 दिन कह लें लिब्रा वाले, ठीक है, और उसके बाद कह लें कैप्रिकॉन वाले। मगर कैप्रिकॉन का जो चल रहा है वो अभी चंद दिन नहीं, वो 24 जनवरी तक उनको मुताद रहना है। क्योंकि जब आपका असेंडेंट का लॉर्ड ही 12th हाउस में चला जाता है, जैसे लिब्रा वालों का गया हुआ है, एरीज़ वालों का 6th। मगर मैं यहाँ ये नाज़रीन को बताता चलूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ये जिनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से उनका असेंडेंट बन रहा है, या जिनका मून साइन, जैसे सपोज़ आपको टाइम ऑफ बर्थ नहीं याद, तो हम आपका फिर मून साइन से देखेंगे, उस पर बेस करता है ये। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी मौजूद हैं, मैं कह रही हूँ उनके क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। सबसे पहले अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरसलान, क्या जानना चाहेंगे आप?
जी, सबसे पहले आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जो है मेरा बर्थ है 10/10/1992। ठीक है। तो एक तो ये देखना है कि मेरा स्टार क्या है, कौन सा है। दूसरा ये है कि मैं एज ए फार्मासिस्ट हूँ, तो कारोबार के लिहाज से कुछ चेक करना है कि क्या पोजीशन है। ठीक है। अच्छा, जो है इंशाल्लाह शादी के भी थोड़े से रुकावटें आ रही हैं, उसकी चेक करना है क्या पोजीशन है उसमें। अच्छा, मुझे ये बताएंगे आप किस वक्त आपकी पैदाइश हुई अरसलान, वक्त का अंदाजा है आपको? जी, वक्त मेरा जो है वो सुबह के टाइम ही हुई थी, 9-10। ठीक है। अच्छा, शादी के मामला आप पूछना चाह रहे थे, शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं आप? जी, गैर शादी। चलिए अरसलान पूछ लेते हैं। थैंक यू, आपने हमें कॉल की। ठीक है, चलिए पहले अरसलान का जान लेते हैं, फिर शादी की तरफ बढ़ेंगे। अजीम, देखिए इनका जो अगर ये 10 बजे का टाइम का है ना, और शादी के मामला इनके थोड़े से गड़बड़ हैं, क्योंकि 7th का लॉर्ड ही 12th में गया हुआ है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो वो ऐसा अक्सर लोगों को मैंने देखा है, वो दिखने में अच्छे, खूबसूरत, पढ़े लिखे, सब खूबियाँ, मगर शादी डिले। ठीक है ना, तो इनके साथ वो मसला है। तो इनको मैं एक बड़ा अच्छा, फिर ये मंगलिक भी हैं। मंगलिक ऑलवेज रिप्रेजेंट 2 मैरिजेस और लेट मैरिज। ठीक है ना, तो ये चीज़ के लिए मैं इनको एक रेमेडी बताता हूँ। जुमे के दिन ये चूटियों को चीनी डाला करें। क्वांटिटी उसके कितनी हो? हस्बे तौफीक आप 1 मुट्ठी डालें, 1 बोरी डालें, हाँ, एज पर योर बजट। ठीक है, जुमे के दिन ये डालें। और एक नाम सुना होगा स्टोन का, ओपल। जी, ठीक है ना, ओपल आता है, ये वो पहने। तो इंशाल्लाह देखिएगा इनका अभी ये पीरियड शुरू होने वाला है, समझ लें 4-5 दिन बाद कोई रिश्ते की बात चलना शुरू हो जाएगी। कारोबारी मामलात कैसे रहेंगे? बेसिकली ही इज अ फार्मासिस्ट। अच्छा, कारोबारी मामलात जो है ना, इनके नवंबर से अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, पैसा आएगा भी, खूब खर्चा भी करेंगे और कारोबार भी स्टेबिलिटी। हाँ, बस मेहनत भी आपने खूब करनी है, सिर्फ इस पे नहीं आपने रहना। जी सबा, आप क्या जानना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपना कलर और लकी सदका और स्टार एक बार पता करना चाहती हूँ। 15/5/1998। 15/5/1998, 1998। सुबह के वक्त पैदा हुई थी। सुबह के वक्त। अच्छा, आपने अपना क्या पूछना है? कलर आपने लकी कलर और? हाँ जी, सदका कौन सा है मेरा? बेटा सुबह कितने बजे? 4, 5, 6, 7? सुबह के वैसे दोपहर कितने बजे? मैं 9 से 11 बजे तक पैदा हुई हूँ। सुबह 9 से 11 के बीच आप पैदा हुई हैं। चलिए पूछ लेते हैं। जी असीम जाफरी साहब, सबा का लकी कलर क्या है और सदका किस चीज़ का करें? सबा का लकी कलर है येलो या ब्राउन या बेज, मस्टर्ड, जुमेरात के दिन। और इसी कलर से रिलेटेड जो भी चीज़ें, उसका सदका, चने की दाल, हल्दी, गुड़, ठीक है ना, इसी का सदका दें। और बस ये उनका है कि चलिए सब आपको पता चल गया। आपने रियाज के लिए कोई रेमेडी बताने वाले थे? जो चाहते हैं और उनका कुछ समहाउ कुछ बन नहीं पाता, चाहे वो माली मसाइल आ जाते हैं अगर, तो आप अपने घर में किबले की तरफ खाने काबा, मस्जिद नबवी की चाहे तस्वीर लगा दें, चाहे कोई डेकोरेशन पीस रख दें। ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, मतलब ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। एक और सबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी सबा, क्या बात करनाएंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है कि उसकी शादी और जॉब के लिए मैंने पूछना है। जी, क्या पूछना है? 10 मार्च जी, और जुमेरात का दिन और सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे। और किस ईयर में पैदा हुए हैं? शेखुपुरा। मेरी बहन किस साल में पैदा हुए? 12 मार्च तो उनकी तारीख है ना, किस साल में पैदा हुए? 2001 में। ठीक है, अभी पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। जी अली बताइए, सबा पूछना चाह रही हैं अपने भाई की शादी, नौकरी के बारे में। 12 मार्च 2001 सुबह 11 बजे पैदा हुए। नाम नहीं बताया। हाँ, नाम नहीं बताया, आप नाम भी बताया करें। चलें कोई बात नहीं, नाम के बगैर ज़रा हिसाब लगाएं। अच्छा, 1 सेकंड ज़रा ठहर जाइए। इनके भाई की शादी के मामलात 2020 अप्रैल से होते नज़र आ जाएंगे, यानी कि स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। शादी हो जाएगी 2020 में कि नहीं? हाँ जी, 2020 अप्रैल में ये कोशिश करें तो अप्रैल से बाद इनका बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है। हाँ, यानी कि हो जाएगी शादी। तो नौकरी का क्या होगा? नौकरी इनकी मार्च में नज़र आती है। फ़िलहाल ये
3-4 माह रेस्ट करें। ठीक है। अच्छा अली, मुझे ये भी बताइएगा, बहुत सारे लोग जैसे कि मुझे किसी ने पूछा भी था, तो वो कॉल पे नहीं आ सकते, जैसे कैप्रिकॉर्न है, अगर कैप्रिकॉर्न नौकरी की तलाश में जा रहे हैं या कहीं पे कोई इंटरव्यू है, उनके लिए लकी कलर कौन सा होना चाहिए? चाहे दिन कोई भी, अब आपको पता है इंटरव्यू की कॉल कभी भी आपको आ जाती है, तो लकी कलर कौन सा होना चाहिए? अजीम साहब से भी पूछूंगी, आप दोनों से पूछूंगी। देखिए, और क्या सदका करके जाना चाहिए उन्हें? जो हर सितारे है उसके ऊपर एक बुर्ज, हर बुर्ज के ऊपर एक सितारा है, ठीक है। जो कैप्रिकॉर्न है, इनके ऊपर हाकिम सितारा मरीख है, ठीक। तो मरीख का कलर है सुर्ख, ठीक है। तो ये सुर्ख कलर के जानवर का भी सदका दे सकते हैं, सुर्ख कलर की मुर्गी ले लें कोई, ठीक है। और इनको सुर्ख याकूत भी सूट करेगा, ठीक है। लेकिन इनको जो कामयाबी है वो बड़ी देर के बाद मिलती है, थोड़ी सी तगो-दो के बाद इनको मिलती है कामयाबी। और इनके जो सदके में जो चीज़ें आ रही हैं वो गंदम है, गुड़ है और दाल मसूर है और तेल सरसों का है, ये चीज़ें इनको सदके में नज़र आ रही हैं। ठीक है, ओके। ज़ैनब हमारे साथ कॉलर मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी ज़ैनब, अभी चलिए जी, ज़ैनब की कॉल भी, आज कॉल बड़ी ड्रॉप हो रही हैं, ऐसा ना होने दें, ज़ैनब को जल्दी से मिला दें। अगर ज़ैनब का दोबारा से रब्ता होता है पूछेंगे। अच्छा अज़ीम जाफरी साहब, आपसे भी मैंने ये पूछा था कैप्रिकॉर्न का कि क्या करना चाहिए उन्हें, जिस तरह से ने बताया कि बहुत टाइम टेकिंग होता है इनका। कैप्रिकॉर्न को डेबिलेशन है एरीज में, तो भाई की अपनी रिसर्च है, मैंने जो पढ़ा है, तो हाँ। उसको डेबिलेशन होता है आपका ख़राब तरीन घर, तो उसको तो बल्कि कैप्रिकॉर्न को तो अवॉइड करना चाहिए रेड चीज़। अच्छा, क्योंकि जब आप किसी जगह पे ख़राब हैं तो वो आप उसको क्या बेनिफिट देंगे। मैं इनसे इख्तलाफ नहीं कर रहा, अपनी रिसर्च है, ऑब्वियसली आपकी रिसर्च है, अपना इल्म होता है, 10 किस्म के इल्म है, मगर जो मैंने थोड़ा बहुत सीखी एस्ट्रोलॉजी, तो उसमें डेबिलेशन होता है, तो उसको तो बल्कि आप कैप्रिकॉर्न वाले उस दिन अवॉइड करें। कैप्रिकॉर्न का कलर होता है सैटरडे दिन होता है, ब्लैक कलर चीज़ होती है, ब्लैक पर्पल। अब प्रॉब्लम क्या है, जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सपोज उस दिन उसका मंगल का दिन पड़ गया और कैप्रिकॉर्न को वहाँ डेबिलेशन है, तो क्या करेंगे आप? तो और बल्कि मायूसी होगी आपको। तो इससे बेहतरीन हल ये होता है कि आप जिस दिन जा रहे हैं उस दिन का सदका दे दें। बुध को जा रहे हैं तो ग्रीन चीज़ का, जुमेरात को जा रहे हैं येलो, जुमे को जा रहे हैं चूटियों को चीनी, हफ्ते को जा रहे हैं सैटरडे, संडे को जा रहे हैं बाजरा, मंडे को जा रहे हैं दूध, ठीक है ना, मंगल को जा रहे हैं तो गोश्त और रेड दाल। ये भाई की बात। हाँ, सही है, ठीक है। अच्छा अली सैदी, मुझे ये बताएं, जिस तरह से लिब्रा का अब स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो कौन सी ऐसी ख़ास किस्म के सदकात होते हैं, ख़ास डेज़ होते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों का ये होता है जी पूरा महीना हमारा चल रहा होता है, हम लोगों को पता नहीं होता किस चीज़ का सदका करना है, किस दिन में करना है, तो लिब्रा के लिए सदका बेहतरीन कौन सा होता है और किस दिन में ख़ास तौर पर आपको करना चाहिए? लिब्रा का देखिए, जैसे ये जाफरी साहब ने बताया, देखिए हर इंसान का एक अपना इल्म है, हमने मुख्तलिफ टीचर से सीखा है, तो इनके शायद जो चीज़ें हिसाब में आती हैं वो शायद हिसाब में ना आती हूँ। मेरे इल्म के मुताबिक उनके जुम्मे का दिन है, वाइट कलर का, उनको चीज़ों का सदका देना चाहिए, जुम्मे के रोज़ ही देना चाहिए। चलिए ज़ैनब के साथ हमारा राब्ता हो गया है और ज़ैनब से पूछ लेते हैं। जी ज़ैनब, क्या क्वेश्चन करना चाहती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहली बात तो ये कि आपको ये कलर और हेयर स्टाइल आपका, और आप आज बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू ज़ैनब। सवाल क्या है आपका? एक तो मैं पूछना चाहती थी कि मेरी काफ़ी अर्से से मैं वेट कर रही हूँ कि लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, लाइफ बिल्कुल एक स्टैग्नेंट चल रही है, तो मैं जानना चाह रही थी कि कोई चेंजेस करियर वाइज या पर्सनल लाइफ में कब आएंगे, और स्टोन मुझे कौन सा सूट करता है, मुझे कौन सा स्टोन पहनना है? स्टोन, अच्छा ज़ैनब, उसके लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी हमारे साथ शेयर करनी पड़ेगी, तो आप ज़रा शेयर कर लें, फिर हिसाब लगाते हैं। जी, 18 जुलाई 1989। 1989, 8 जुलाई। वक्त याद है आपको? हाँ जी, 1 से 1:30 के दरमियान। दोपहर 1 से या रात? दोपहर 1 से 1:30। चलिए, इसके अलावा कुछ जानना चाहेंगी, बात करना चाहेंगी आप? नहीं, बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच ज़ैनब। आप अभी देखते रहिए, अभी पूछ लेते हैं अज़ीम जाफरी साहब से भी, अली सैदी साहब से, दोनों से पूछ लेते हैं। जी ज़ैनब, बताएं, ज़िंदगी में कोई चेंज चाहती हैं, पर्सनल लाइफ में कोई चेंज होगा, करियर में होगा, कब होगा और कैसे होगा? चलें पहले अली साहब, मैंने कहा लगा के हिसाब बैठ गया ना, मैंने अली साहब से पूछ लूँ। तो इनका जो नंबर बनता है, इनका 6 बनता है, और इनका भी जुम्मे का ही दिन इनके लिए बेहतर है। कुछ भी यानी कि अगर नया काम करना चाहें
तो ये जुम्मे के दिन से करें, और सफ़ेद चीज़ों का सदका ही बन रहा है इनका। और इसके साथ इनके लिए जून का महीना बहुत अहम है, ये नेक्स्ट जून जो, हाँ जी, जो भी यानी कि कोई बड़ा चेंज ज़िंदगी में करना चाहते हैं तो ये जून के महीने का इंतखाब करें, उसमें इनके शदीद गर्मी वाला महीना है। अजीम रफी साहब आप बता दें, इनका स्टोन भी बताना है आपने। और स्टोन इनका ओपल है, और दिन इनका जो लकी डे है फ्राइडे है, उस दिन ये पिंक कपड़े पहन सकते हैं तो और इन्हांस होगा। और सदका वही चूटियों को चीनी या चिड़ियों को टूटा चावल। अच्छा, अब इनसे इनके स्टार पे ना 7.5 आपने नाम सुना होगा, 7.5 साल बड़े अप एंड डाउन होते हैं, वो लगी हुई है। ठीक है ना, तो उसकी जो कह लें, हाँ, उसका जो कह लें अभी सेकंड फेज़ ख़त्म होगा 24 जनवरी को। ठीक है, तो पहले 2 फेज़ ज़रा ज़्यादा रगड़ा होता है, वो इनका अब ख़त्म हो जाएगा। मगर अभी मेरे हिसाब से ये कोई 20-22 दिन से बहुत डिस्टर्ब हैं, तो 4 तारीख या 3 तारीख 4 तारीख से ये सही हो जाएगी। चलिए, अल्लाह ताला बेहतर करे। ज़ैनब के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजीम जाफरी साहब, अली जैद साहब, आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, सुबह सवेरे पाकिस्तान में वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे आपकी सेहत की, कि आप लोगों को फिट किस तरह से रखा जा सकता है। हमारे साथ रहिए। अच्छा, अक्सर ही सेहत से रिलेटेड जब बात होती है, ख़वातीन का बहुत ज़्यादा टच उसमें नज़र आता है, या फिर सिर्फ जिम से रिलेटेड हमें मर्दों का नज़र आता है। मगर आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमें दोनों चीज़ें बराबरी की बुनियाद पर नज़र आएंगी। गलत एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे, या फिर जो गलत किस्म की डाइट हम ले रहे होते हैं, या गलत तरीके हमारी डाइटिंग के हैं। डाइटिंग का हम लोगों ने ये तरीका बना लिया है, हमारे नज़दीक डाइटिंग का मयार ये है कि सूख के कांटा हुआ जाए, ये हमारी डाइटिंग है। और डाइटिंग हम ये करते हैं, सब चीज़ें छोड़ देते हैं, सब चीज़ें छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। अगर बस में हो तो शायद हम हवा खोरी भी छोड़ दें। डाइटिंग का हम लोग ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, गलत एक्सरसाइज की जब बात करते हैं, जिम में लड़के जाते हैं या ख़वातीन भी अगर करती हैं घरों के अंदर, गलत एक्सरसाइज करते हैं और ख़ुद ही से वो अपनी ज़ात में एक ट्रेनर बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो इस किस्म की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं कि जगह जगह उनके क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, तकलीफ़ें उनको शुरू हो जाती हैं, समझ नहीं आ रही। तो कई लोगों की हड्डियों का बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है, गलत इस किस्म के पोजेस लगा रहे होते हैं। योगा में भी हमें यही नज़र आता है, लोग नेट से उठाते हैं चीज़ें, उसको करना शुरू कर देते हैं और गलत तरीके से टांगे ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, बाजू ऊपर नीचे, गलत किस्म के वो सांस इनहेल कर रहे होते हैं, फिर वो अजीब व गरीब किस्म की एक्सरसाइज होती हैं। इनसे बचा कैसे जा सकता है, इनके नुकसानात क्या होते हैं, और बेहतरीन डाइट या डाइटिंग का बेहतरीन तरीका वो क्या हो सकता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमारे साथ यहाँ पर माहिर ग़ज़ाइयत यमुना चट्टा मौजूद है। थैंक यू सो मच यमुना, आपने हमें ज्वाइन किया। योगा एक्सपर्ट हैं रुखसाना महमूद साहिबा, बहुत शुक्रिया रुखसाना साहब आपका। और इसके साथ साथ हमें हमेशा कोशिश करते हैं कि जिम से रिलेटेड एक्टिविटी हमारे सेट पे होनी चाहिए, मगर आज हम आपको जिम में ही लेकर चलेंगे, जहां पर हमारे साथ जिम ट्रेनर शाहिद रज़ा मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगे कि लोग किस किस्म की गलत एक्सरसाइजेज जिम में जाके मशीनों के जरिए करते हैं। थैंक यू शाहिद, आपने भी ज्वाइन किया। सबसे पहले यमुना ये बताएं, एक नॉर्मल इंसान का डाइट प्लान आखिर होता क्या है? देखिए, अगर आप जिम वाली बात निकाल दें, एक तो डाइटिंग जो वर्ड है ना, कैन यू बिलीव के बुक्स में लिखा नहीं होता, ये वर्ड यूज़ तो नहीं होता, ये हम लोग करते हैं ना। इसको ये जो टर्म है ना, वेट कम करना या ये चीज़ें, इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कहा जाता है इन बुकिश नॉलेज में। ये डाइटिंग वर्ड हमने खुद निकाला हुआ है। तो अगर हम ये जो आपने जिम की जिस तरह बात की, लोग मसल बिल्डिंग के लिए जा रहे होते हैं, चीज़ें हो रही होती हैं, अजीब व गरीब चीज़ें हो रही होती हैं। सबसे पहला जो आपका गोल होना चाहिए वो वेट लॉस नहीं, वो हेल्थ गेन करना होना चाहिए कि मेरी सेहत वापस आए। और जब आप सेहत की बात करें तो जिस तरह आपने पहले बात की कि लोग सूखे कांटा हो जाते हैं, खुद से डाइट प्लान फॉलो करते हैं। देखिए, आप जाते हैं, आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं, आपको डाइट प्लान तो मिल जाता है, डाइट प्लान तो आप पढ़े हुए हैं बेतहाशा, आपको मिल तो जाता है, पर क्या आपको पता है कि वो आपके लिए है? आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हैं, आपका वो तो जेंडर भी कभी कभार नहीं देखा होता, बस एक जनरल डाइट प्लान होता है फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। सबसे पहले हमने देखना है हमारा जेंडर क्या है, फिर हमने देखना है हमारी उम्र क्या है, अगर कोई साथ कोई कोमॉर्बिडिटी चल रही है, कोई बीमारी चल रही है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट है आपके पास आता है, आप वेट लॉस के लिए आते हो, पहले अक्सर लोग, अब बच्चों के नॉलेज इतना माशाल्लाह बढ़ गया है, जो कि एक अच्छी बात भी, थोड़ी सी गलत बात भी, कि लोगों ने खुद से करना शुरू कर दिया है। तो लोग जब आते हैं तो अक्सर पेशेंट्स आते हैं, उन्होंने कहते हैं कि हम डाइटिंग करके आए हैं, अब हमारा रुक गया, तो हमें बताएं। वो जो डाइटिंग आपने पहले स्टार्ट की होती है ना, जिसकी वजह से आपको लग रहा होता है कि आपको वजन कम हो गया, आप फाके कर रहे होते हैं, ठीक है। पर फाके की भी बॉडी की एक लिमिट होती है, उसके बाद बॉडी उस पर भी गिराना बंद कर देती है, क्योंकि ऐसे नहीं होता, बॉडी का निज़ाम ऐसा अल्लाह ने बनाया कि स्टार्ट में अगर आप कोई गड़बड़ कर रहे होते हैं, थोड़ा सा वजन तो गिर जाता है, अगर आप लाइक
वो वाले लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं जिनको खाना अवेलेबल नहीं होता है ना, तो अगर उनका ऐसे ना खाने से वजन गिरने लगे तो हेल्थ आपको पता है सस्टेन करना कितना मुश्किल हो जाए। तो जिस्म कुछ हद तक गिराता है फिर उस पर फंसाने की कोशिश करता है, वो फंसे हुए पॉइंट पे ना अक्सर लोग डाइटिशियंस के पास आते हैं फिर वो बताते हैं कि हम डाइटिंग कर रहे थे, चूंकि कमजोरी महसूस हो रही तो हम सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें, हमने फलानी चीज इस्तेमाल कर ली। लोगों को आप अपनी अंदरूनी तौर पे इतना सत्यानाश कर चुके हैं अपना, अक्सर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जब जो डाइटिंग खुद से करके आया होता है, जो खुद से सप्लीमेंट इस्तेमाल करके आया होता है, उसको देख के पता लग रहा होता है। वो आता ही इसलिए कि अब मेरे बाल गिर गए, खवातीन जैसे बाल गिर गए, हमारे स्किन का मसला हो गया, क्योंकि मर्दों पे चीजें इतनी जल्दी असर नहीं करती जितनी खवातीन पे करती हैं। अच्छा रुखसाना साहब, मुझे ये बताएं, जब लोग खवातीन आपके पास आती हैं योगा के लिए कि जी हम योगा करना चाहती हैं, कौन सी चीज़ें जिनको सुन के आपको एलर्जी सी हो रही होती है, यार ये क्या बंदियां हैं, ये क्या मांग रही हैं मुझसे, ये अजीबोगरीब सी खुराक भी खा रही हैं, अजीबोगरीब एक्सरसाइजेस भी मांग रही हैं, और फिर डिमांड भी ये होती है फटाफट हो जाइए सारा। अच्छा, वो आयरॉनिकली मोस्टली ये होता है कि पुअर डाइट प्लान्स को फॉलो करके वो जो उनको मसल वीकनेस हुई होती है ना, मतलब प्री एंड पोस्ट प्रेगनेंसी में मोस्टली ना, कि प्रेगनेंसी के बाद फ़ौरन डाइटिंग पर चले गए अपनी वेट रिडक्शन के लिए या वेट रिडक्शन के लिए, और उसके बाद फिर वो जो उनको मस्कुलर पेन्स होती हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथ का जो उनकी लूज़ हुई होती है, उसके लिए वो योगा करना चाहते हैं जी मसल रिलैक्सेशन आ जाए हमें, ठीक मोस्टली ये होता है। और योगा के बारे में मेरा ख्याल से हमें एक नेचुरल और हेल्दी लाइफस्टाइल को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, रादर की जो अननेचुरल वे डाइटिंग के और जिम ज्वाइन करने के और हर एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होने के। और आपने एक पॉइंट रेज किया था कि थ्रू वीडियो हम जो इमिटेशन और मॉडलिंग स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी इंस्ट्रक्टर। आज का मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आप जिस भी पोजीशन में, आप जिस भी इन्वायरमेंट में है, प्रेमिसेस में, यू कैन डू योगा। अच्छा, ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया, बहुत सारे लोग जो जॉब्स पे होते हैं चेयर बाउंडेड जिम नहीं कर सकते। अच्छा, ये बच्ची हमारे साथ है जो हमें एक्सरसाइज योगा करके बताएंगी। रुखसाना, ऑफिसेस के अंदर जो लोग मौजूद होते हैं उनका बताएं वो किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं? उनका मेन मसला जो होता है वो ये होता है कि उनकी फ्लैबी टमी होती है, स्ट्रेस का इशू होते हैं, राउंड शोल्डर्स का मसला होता है, बैक एक्स के इशू होते हैं, और टेंशन मसल्स जो होते हैं वो उनके बहुत ज़्यादा डैमेज्ड होते हैं, बिकॉज या तो उनका डेस्कटॉप का काम है या उनका पुअर मोबिलिटी का काम है। खवातीन स्पेशली उनका ये मसला होता है जो बैठ के वर्क कर रही होती हैं, उनके बल्जेस बनना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनके। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज हैं दीज आर वेरी सिंपल एंड आई अगेन वांट टू एक्सप्लेन कि लाइक आप प्लीज किसी प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट को, जिम ट्रेनर को और योगा ट्रेनर को आप एक्सेस करें और उसको देखने का क्या, उसको असेस करने का क्या तरीके कि जिसकी अपनी बॉडी जो है वो डिसप्रपोर्शनेट है, वो योगा ट्रेनर और जिम ट्रेनर नहीं हो सकता है। सो दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आज हम बहुत सिंपल पोजेस करेंगे, आप इसको घर पे, ऑफिसेज में, कहीं भी किसी भी चेयर के ऊपर, आपको अपनी चेयर चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उस पर ये पोजेस कर सकते हैं। जी, सबसे पहले जी कैट एंड काउ स्ट्रेचेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ओवरऑल बैकबोन की स्ट्रेंथ के लिए, और इससे आपका वेट रिडक्शन भी होता है। अगर सिर्फ अपनी चेयर पे आप बॉडी पोस्टर को ही मेंटेन करके बैठ जाएं और 1 मंथ आप खुद देखेंगे, करके देखें, तो आपका खुद ब खुद वेट रिडक्शन होना शुरू हो जाता है। ओके जी, कैट एंड काउ स्ट्रेच, इनहेल गो बैक, एक्सेल गो इन, और ये कैट एंड काउ स्ट्रेच आप 40+ टाइम भी कर सकते हैं चेयर पर। इसके अलावा हमारे साइड एंगल्स हैं, ट्राइकॉन पोजेस, ये दोनों साइड्स पर आपने करने हैं विद इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इससे आपकी जो ओब्लीक है या आपकी जो बॉडी की शेप है वो बिल्डअप होती है, और ऑब्वियसली आपके लव हैंडल्स जो हैं, लव बैग्स जो हैं, ये भी रिड्यूस होते हैं। जी 11 पोज, ये मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपने अपने थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करने। योगा इज़ नॉट अबाउट एक्सट्रीमली फिनेटिक फ्लेक्सिबिलिटी और बेंडिंग। आपको जहाँ पे पेन का एलिमेंट आ रहा है, इट मीन्स कि दैट इज़ योर थ्रेशोल्ड, यू आर कमिंग बैक टू योर प्रीवियस पोजीशन। ओके, देन अदर बेंड, 1 हैंड बेंड, ओके, इनहेल गो हियर, बोथ साइड्स पे आपने करने, और तमाम एक्सरसाइजेस को आप 20 टाइम्स कर सकते हैं। अच्छा, ये भी मेल फीमेल दोनों ही दोनों के लिए, इवन बच्चे कर सकते हैं। आपकी सिकनेस की वजह से, इलनेस की वजह से, इंजरी की वजह से, एज फैक्टर की वजह से, आपकी अगर चेयर बाउंडेड है, सीपी बच्चे जो हैं और वो बच्चे जो और बूढ़े जो व्हील चेयर पर हैं, वो भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। उससे ना सिर्फ उनकी वेट रिडक्शन होगा, स्ट्रेस रिडक्शन होगा, बल्कि उनकी
ओवरऑल मसल मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं रुखसाना साहब, जो खवातीन बैठी रहती हैं, हिप बहुत ज़्यादा उनके बढ़ जाते हैं बैक से, ये खवातीन में बहुत मसला होता है, तो वो सिटिंग के अंदर, ऑफिस के अंदर क्या मजीद ऐसा कर सकती हैं कि ये उनकी ठीक रहे? फॉरवर्ड बेंड, दीज टू पोजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट लोअर बैक पेन के लिए, ऑब्वियसली आपकी हिप को शेप देने के लिए। ओके जी, फॉरवर्ड बेंडिंग, रेज योर हैंड्स अप, वेरी गुड। Try to touch your toes. If it's giving you pain, so obviously you can hold your knees. Okay, come back. Knee hugging. One by one आप knee hugging कर सकते हैं. Okay. Go back and then. और इसके बाद बेटा 4 pose करें आप. 4 pose स्पेशली sciatica के पेशेंट जो हैं, ये उनके लिए भी बहुत अच्छे। ज़बरदस्त। आप इस 4 पोज में 2 to 3 मिनट के लिए रह सकते हैं और इससे आपका पूरा कर्वेचर जो है, पूरा आपके जो स्पाइनल कॉर्ड के जो एस शेप है, ये उसको मेंटेन करता है। जितनी बार देखें मसल को, आइदर यू कैन यूज इट और लूज इट, सो देयर इज नो रीजन एंड एक्सक्यूज कि जी एज हो गई है या सर्जरी है या मुझसे नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। सो योगा आपके फ्रेम में आ जाता है, किसी भी फ्रेम में। ठीक है। अच्छा, मुझे यमुना ये भी आप बताएं, बहुत सारे लोग हैं, जैसा से हमने कहा कि जी डाइटिंग का तो कोई वर्ड ही नहीं है, हम लोगों ने बना लिया इसको, गलत किस्म के हम उल्टे सीधे सप्लीमेंट्स लेते हैं इस डाइटिंग के चक्कर में। मैंने ये नहीं खाया, चलो मैं एक अदद कैप्सूल लेके अंदर अपने डाल लेती हूँ। या बहुत ज़्यादा जो मोटे लोग होते हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं सब चीज़ें छोड़ दें, सब कुछ भी ना करें, बस बैठे बैठे पतले हो जाएं। इसका इंटरनली हमें कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। जिस तरह आपने सप्लीमेंट की बात की ना, सप्लीमेंट के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताऊँगी। हमारी जो बॉडी है ना, इसकी एब्जॉर्प्शन एक हद तक है। अब ऐसे नहीं कि अगर आपके अंदर आयरन की कमी है तो आप इतना आयरन आज डालेंगे, पूरा कैप्सूल का पत्ता खा लेंगे और आपका रात को आयरन बिल्कुल एकदम मैजिकली ठीक हो जाएगा। बॉडी की एक कैपेसिटी है, उसने एक हद तक ही एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। अगर आप डाइट से आयरन ले रहे हैं, उसके ऊपर आपने सप्लीमेंट लिया है, तो डाइट पहले बॉडी ने डाइट वाला जो है उसको प्रेफर करना है, एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। सप्लीमेंट वाला वो आपके यूरिन में स्ट्रीट आउट हो जाएगा, पूरा महंगा यूरिन है, नथिंग एल्स। जो आप इतने महंगे महंगे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो कहीं बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, ठीक है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये, हमें एक बात नहीं पता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी न्यूट्रिएंट्स पढ़ते हैं ना, तो उसके एंड पे एक छोटा सा पॉइंट होता है कि अगर आपने ज्यादती में ले लिया तो क्या होगा, टॉक्सिसिटीज़ को कहते हैं। इस तरह बहुत बहुत न्यूट्रिएंट्स की टॉक्सिसिटी है, ठीक है। जैसे आजकल जो हमारे आम जो बहुत आराम से इस्तेमाल हो रहे हैं वो आते हैं विटामिन डी, हमारा कैल्शियम और हमारा आयरन। बस धूप नहीं सेकनी हमने, धूप नहीं सेकनी हमने, विटामिन डी ले लेना है। चूँकि आजकल इस चीज़ की, वही मैं जिसने पहले बात करी थी कि अब रुझान है थोड़ा, हम पढ़ते हैं, हमें समझ है, हम इधर उधर सुनते हैं, तो विटामिन डी मैंने बहुत लोगों को देखा है कि विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन हड्डियों में दर्द हो रहा है, थोड़ी सी थकावट होगी, विटामिन डी ले लिया। क्या पता वाकई आपका कुछ पैटर्न ऐसा हो लाइफ का कि आपको वाकई थकावट हो रही है। जैसे आप रात को माएँ हैं, सो नहीं पा रहे, आती हैं हॉस्पिटल, आती हैं, चेक करवाती हैं कि मुझे थकावट रहती है, आपको कहा जाता है कि भाई रेस्ट करें और इस तरह खुराक अच्छी करें, पर हमें तसल्ली नहीं होती है ऐसी प्रिस्क्रिप्शन पे कि भाई ये तो रेस्ट ही करना कह दिया ना, डॉक्टर ने फीस ले ली है, तो दवाई तो बताई नहीं है। दवाई बताना इज नॉट अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग। आपने जिस्म के अंदर कभी भी खुराक से ऊपर की चीज़ डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं खानी। बेशक आपको हमें ओवर द काउंटर ही मिल जाते हैं, ठीक है। अब जैसे आप उसकी बात करें, प्रेगनेंसी की बात करें, प्रेगनेंसी में कितना होता है ना इंपॉर्टेंट, डॉक्टर कितना कहता है सप्लीमेंट लेना है। तो मैंने वो वाले पेशेंट्स भी देखे हैं जो उतना तो वो वाला सप्लीमेंट प्रेगनेंसी में चाहिए होता है, जब आपको डॉक्टर ने कह दिया तो इसका मतलब है उसने आपकी बॉडी देखी है। लेकिन डाइट के हवाले से भी डाइट पहले डॉक्टर हमेशा ये कहेगा, आपको गायनेकोलॉजिस्ट कहेगा डाइट सप्लीमेंट, ठीक है। वो पहले ये नहीं कहेगा पहले सप्लीमेंट लेना, बाद में डाइट छोड़ देना, दवाई जरूर खाना। अब चले प्रेगनेंसी के सप्लीमेंट की बात करते हैं। विटामिन ए की टॉक्सिसिटी बर्थ डिफेक्ट्स करती है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनको एक सप्लीमेंट कहा होता है, वो ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और वो 2 लेना शुरू कर देते हैं। इसका कौन सा नुकसान है? इन सप्लीमेंट्स के हर जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इनकी एक ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार मसला करते हैं। कैल्शियम आप ऊपर ले लेंगे, कैल्शियम आप ज़रूरत से ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे, आप दूध दही ले रहे हैं पर आप फिर कैल्शियम भी ले रहे हैं, आपकी डाइट में अगर दूध दही है दैट इज़ फाइन। वही मैंने बताया बॉडी की कैपेसिटी है, ऊपर वाली सारी चीज़ बॉडी ने अपने अंदर अगर एब्जॉर्ब कर ली तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, और कैल्शियम की टॉक्सिसिटी से, इसकी ज़्यादती से आपकी किडनीज पकड़े जाते हैं। इस तरह बहुत सारे मल्टीविटामिन न्यूट्रिएंट्स हैं। विटामिन डी आपने ज़्यादा कर दिया तो वो आपको स्टमक के इशू शुरू हो जाएंगे। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, जैसे मेरे पास एक केस भी आया था, एक बच्ची थी उसको एनीमिया था, और बच्चों में अक्सर एनीमिया हो जाता है, बच्चे नहीं बीफ मटन खा रहे होते शौक से,
तो अक्सर उनको मसला होता है। तो उनको कहा अच्छा ठीक है कि बच्ची डाइट से नहीं ले रही क्योंकि उनकी बाद में स्टडीज़ वगैरह पे इफेक्ट होता है, तो इसलिए उसके लिए कहा जाता है थोड़ी देर के लिए सप्लीमेंट ले लें, पर वो भी आप छोड़ना है आपने, ये सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन है। 15 days to 1 month या फिर 3-3 4-4 महीने लेते नहीं रहना। तो उन्होंने क्या किया, बच्ची ने क्या किया, नेक्स्ट टाइम आई तो उसने बार बार बता रही पेट में दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है। देन शी टोल्ड मी कि ब्लैक स्टूल आ रहा है। तो मैंने पूछा ब्लैक स्टूल क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट इंडिकेशन होती है आयरन ओवरलोड हो रहा है बॉडी में। तो उन्होंने बताया मैं ज़्यादा कॉन्शियस थी कि मैं स्टडी खराब ना, मैं दिन में 1 की बजाय 3 दफ़ा ले रही थी विद एवरी मील। तो ये जहाँ हम ये बताते हैं ना, मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा हमें एज हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हमें भी थोड़ा सा चीज़ करनी चाहिए कि अगर बताए ना कि ये लेना है तो ये भी बताएं कि भाई अब नहीं लेना, अब नहीं लेना है। अच्छा ठीक है, शाहिद आप मुझे क्या बताएगा, ये सप्लीमेंट्स की चूंकि गलत मतलब सप्लीमेंट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं जो ले लिए जाते हैं विदाउट डॉक्टर की रिकमेंडेशन के या अपनी मर्जी से हम लोग ले लेते हैं, ये जिम के अंदर भी हमें ये ट्रेंड बड़ा नज़र आ रहा होता है कि जो सप्लीमेंट लेने हैं, ये चीज़ इसके साथ खानी है, ये कैप्सूल उसके चीज़ के साथ खाना है, मसल्स हमारे बन जाएंगे और हम बहुत ही कोई चीज़ बन जाएंगे। ये क्यों होता है और इसके नुकसानात क्या होते हैं जब लोग आपके पास आ रहे होते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि जब आप जिम में आते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो आपकी कुछ बॉडी की आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे कहें कि मैंने 1 दर्जन अंडे खाने हैं, 2 किलो मैंने चिकन खाना है अपनी प्रोटीन पूरी करने के लिए, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, तो सप्लीमेंट जो है इसकी रिकमेंडेशन होती है। ठीक। हम कहते हैं कि आपकी जो डाइट जो है ना, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, ये पूरी होनी चाहिए। अगर आप वर्कआउट करते हैं और आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो आप क्या होगा कि अब वो चीज़ें जो ना आपके अगेंस्ट जाना शुरू हो जाएंगी। आपके बॉडी के जो रिजल्ट्स हैं, आप फिट होने के बजाय आप अनफिट होना शुरू हो जाएंगे। सही। आपको डिफरेंट इंजरीज जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। हम रिकमेंड करते हैं मल्टीविटामिन जो हैं ये रिकमेंड करते हैं, लेकिन हमारे नॉर्मल लाइफ में हमारी डाइट प्रॉपर नहीं होती जितनी डाइट हमारी बॉडी को चाहिए होती है। लेकिन जब आप वर्कआउट करते हैं उस टाइम आपको यू हैव टू बी कॉन्शियस अपनी डाइट के जो ना रिगार्डिंग, ताकि आप जो है ना आप एनर्जेटिक रहें। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो आप आके ये जो मशीन वगैरह हैं यहाँ पे, आप इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। सही। ये आपने हमेशा ज़हन में रखना है कि जो जिम जो है ये एक बोरिंग प्लेस है। आके अपने आप को अपने पेन देनी है, आपने मशीनों के साथ करना है, आपको स्वेटिंग होनी है, पेन होनी है। लेकिन बात है कि अगर उसके बाद जब आप अपनी बॉडी में आप एनर्जी फील करते हैं, आप जब चलते हैं, आपको लोग देख के कहते हैं कि बड़ा एक फिट बंदा आ रहा है, तो वो बड़ा एक ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट होता है। वो चीज़ को आप बड़ा आप इंजॉय करते हैं। ठीक। तो इसके साथ जो है ना मैं हाँ बिल्कुल, मैं शायद ये पूछना चाह रही थी, आपने वाकई सही कहा जिम बड़ी बोरिंग प्लेस होती है, मगर जो बंदा ऑफिस से या थक हार के स्कूल कॉलेज से वापस आया हुआ है तो वो जिम भी जाना चाहता है, तो शाम के वक्त आप थकावट के बावजूद कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो खुद को फिट रखने के लिए आप कर सकते हैं शाम के औकात में? जी बिल्कुल, इसमें जो है ना सबसे पहले जो है ना ये ट्रेडमिल है, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। ये फॉर बिगिनर्स भी, जो लोग वैसे नॉर्मल जो करते हैं एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए भी आके बेसिकली आपने बॉडी को आपने वार्म अप करना होता है। आप चाहते हैं कि आपके मसल जो है ना वो रिलैक्स हों, और यहाँ पे होता है कि जब आप ट्रेडमिल वगैरह करते हैं, ये साथ ये इलेक्ट्रिकल है, ये साथ साइकिलिंग है, तो ट्रेडमिल जो है इसको आप 15 to 20 मिनट जो है आप इसको डेली करें जब भी आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ इससे करने के बाद ये इलेक्ट्रिकल है, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है ये जो आपकी पूरी बॉडी को जो है ना स्ट्रेंथन करती है। आपको मेन के ये स्पेशली फॉर द कार्डियो, हम ये बेसिकली जहाँ हम खड़े हैं ये सेक्शन जो है ना ये है हमारा कार्डियो। आप अपने आप को फिट रखना है, अपने फैट्स को आपने लूज़ करना है। आप कहते हैं कि मुझे कार्डियो का, मुझे सांस का मसला है, ट्रेडमिल इज़ द एक्सीलेंट एक्सरसाइज, इसको ज़रूर करें। जो बंदा 15 मिनट इलेक्ट्रिकल कर लेता है, मैं ऑनेस्टली मैं को बता रहा हूँ कि उसको जो है ना कभी किसी किस्म की कोई बीमारी जो है ना वो हो नहीं सकती। यानी कि खुद वो कुछ कर ले तो कर ले, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। इसके साथ जो है वो ये साइकिलिंग है, इसको 15 मिनट्स अगर आप साइकिलिंग कर लेते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त। और साइकिलिंग के भी इसके डिफरेंट एंगल्स हैं। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये है कि ये आराम से इसको 10 मिनट्स 15 मिनट्स इसको डेली करें। उसके बाद जब आपका स्टेमिना सेट हो जाएगा, जब आप यूज्ड हो जाएंगे, तो फिर आपका एंगल ये होगा जो भी कर रही हैं। जो कर रही हैं आसान नहीं है, लेकिन जब आप इस पर यूज्ड हो जाएंगे, आपका स्टेमिना बिल्डअप हो जाएगा, तो फिर आपके एंगल जो है ना चेंज हो जाएंगे।
इस चीज़ को जो कर रही हैं, आई एम श्योर ये बड़ा एंजॉय कर रही हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त ये एंगल है। तो ये एक साथ मोटिवेशन भी है, जो लोग जिम नहीं आते वो देखें कि ये जो अपने आप को फिट रखने के लिए यानी कि इस तरह की एक्सरसाइज होती हैं। जी ठीक है, ठीक है। ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइजेज हमें बताई हैं। थैंक यू सो मच शाहिद रज़ा, आपने जिम से हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी बताई हैं जो देखने वालों के लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा यमुना, कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें गलत मतलब डाइटिंग करने वालों को, सूख के कांटा होने वालों को, कि बेहतर आपका डाइट प्लान इनफैक्ट होता है कि अगर पतला होना है आपको? सबसे पहले तो जो एक ओवरऑल मैसेज है वो डाइटिंग या हर चीज़ को निकाल दें। जब आपकी सेहत की बात आती है ना, तो आप कभी भी खुद से उस पर एक्सपेरिमेंट ना करें कि फ़लाने ने किया था तो मैं कर लूँ, फ़लाने का डाइट प्लान था, फ़लाने ने दवाई खाई, उसको ये इशू थे तो मैं भी ये इस्तेमाल कर लूँ। जाएं डॉक्टर के पास, क्योंकि हमारे ये कॉन्सेप्ट होता है ना, नहीं जाते पैसे लगेंगे, चलो वो भी तो करा था वो ठीक हो गया तो मैं भी वो इस्तेमाल कर लेता हूँ। पर खुदा न खासा अगर आप इस्तेमाल से ठीक होने के बजाय ख़राब हो गए तो डबल पैसे लगेंगे। इससे बेहतर था पहली दफ़ा में चले जाते। जहाँ आपने डाइटिंग की बात की या आपने एक अच्छी खुराक की बात की, हम सेहत की बात कर रहे थे। देखें, जो चीज़ आपके घर में मौजूद है वो इस्तेमाल करें, नेचुरल खुराक का इस्तेमाल करें। सबसे पहले अगर वजन कम करें तो अपना पोर्शन ही कंट्रोल करें, उससे ही आपको बहुत फ़ायदा आएगा। इतनी फैंसी चीज़ें करने की या इंटरनेट पे भागने की ज़रूरत नहीं है। लास्टली रुखसाना साहब जल्दी से मुझे बता दें, जो लोग योगा की तरफ अपने आप को माइल करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल इसी को कंटिन्यू करूँगी कि आप प्लीज़ किसी प्रोफेशनल ट्रेनर को या टीचर को एक्सेस करें, और जितना योगा स्टूडियोज़ और डिफरेंट ओपन हुए हैं और वीडियोज़ को फॉलो मत करें आप, जब तक एटलीस्ट आप इनिशियल क्लासेस जो हैं अपनी बॉडी और नीड के अकॉर्डिंग वो एक्सरसाइजेस जो हैं वो सीखें और करें। ठीक है, थैंक यू सो मच रुखसाना महमूद साहबा, यमुना चट्टा, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही सुबह पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। आज के शो का फीडबैक हमें ट्विटर फेसबुक पे ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।